साधना ने अपने इकलौते बेटे गगन की शादी निधि से कर दी। निधि बहू बनकर उनके घर आ गई। अगले दिन नई बहू अपने ससुराल की रसोई में गई तो वो चौंक गई। हे राम, ये रसोई है या गार्डन? भला रसोई में भी कोई इतनी सब्जियां उगाता है? बहू, मुझे हरी भरी रसोई पसंद है और छोटा परिवार है तो मैं ताजा सब्जियां अपनी रसोई में उगा लेती हूँ। ये एक स्लैब की जगह तो मैंने क्यारी के लिए ही बनवाई और इस खिड़की से सीधी धूप आ जाती है, इसलिए मैं ये खिड़की हमेशा खुली ही रखती हूँ। इससे ताजा हवा और धूप इन सब्जियों को मिल जाती है। सर्दियों के दिन थे, ऐसे में ठंड की वजह से निधि का काम करने का मन नहीं करता था, इसलिए दोनों वक्त का खाना उसकी सास ही बनाती थी। वो अपनी रसोई के गार्डन से ताजा ताजा सब्जियां तोड़ती और बना डालती, इसलिए ज्यादातर उस घर में अब हरी सब्जियां ही बनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। निधि कुछ दिन में अपनी सास की इस हरकत से परेशान रहने लगी। वो अपने पति से बोली, क्या यार अंकित, माँ जी को जब देखो अपनी हरी भरी रसोई से वो घास फूस तोड़कर बना देती हैं। ये नहीं कि उसके अलावा भी कुछ और बना ले। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जानवर हूँ और माँ जी मुझे चारा बना बनाकर खिलाए जा रही है। निधि, अब तुम्हारी शादी को 25 दिन हो गए। अब इस घर की रसोई तुम्हारे लिए नई नहीं रहेगी, इसीलिए अब से तुम रसोई में जाना शुरू कर दो और अब से तुम्हारा जो मन करे वो बना लेना। क्या क्या? मैं और खाना? लेकिन इतनी ठंड में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वेरी सिंपल, जैसे माँ बनाती है। मुझे तो इस ठंड में यही पता नहीं चलता कि वो रसोई है या तुम्हारा गार्डन। निधि, हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं और हम सबको ताजी सब्जियां पसंद हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी साधना ने आवाज दी, बहू आ जाओ, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो और अंकित को भी ले आओ। लो, फिर से वही पालक, मेथी, घिया, तोरिया, कद्दू बनाकर रख दिया होगा। वो खाने की टेबल पर आई तो देखा कि सरसों की साग और मक्के की रोटी बनाई है। लो, फिर हरा साग। निधि बेटा, लगता है अब तुझे खुद ही रसोई संभालनी होगी, नहीं तो सासू माँ तुझे ये हरा हरा साग और सब्जियां खिला खिलाकर तेरे शरीर का खून भी लाल से हरा कर देगी। अगले दिन से निधि ने रसोई की कमान संभाल ली। अब वो खाने में अक्सर तरी वाली सब्जियां या चाइनीज खाना ही बनाती, जिससे सास अब परेशान होने लगी और वो बोली, बहू ने तो परेशान ही कर दिया है। रोज रोज ये उल्टा सीधा खा खा कर तो पेट में गैस बनने लगी है। ये छोले, राजमा, ये चाइनीज खाना, ये सब हम नहीं खा सकते। उस रोज निधि रसोई में जाने लगी तो सास ने टोकते हुए कहा, बहू, रसोई की क्यारी से हरा पालक तोड़कर पालक पनीर बना लेना और साथ में धनिये पुदीने की चटनी भी बना लेना। लेकिन निधि रसोई में गई और कढ़ाई पनीर बना दिया। फिर उसने सबको खाना परोसा, जिसे देखते ही सास बोली, ये क्या बहू, मैंने तो तुमसे पालक पनीर बनाने को कहा था। ओफो माँ जी, पनीर ही तो खाना है, वो पालक के साथ खाओ या मटर के साथ, क्या फर्क पड़ता है? जबकि मैंने तो इसे काजू, क्रीम और दही के साथ बनाया। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। लेकिन बहू, अब हमारी उम्र ये सब मसाला खाने की नहीं रह गई है। अगर मैं ऐसा ही खाना खाती रही तो जल्द ही मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब उसने सोचा, जब तक ये हरी भरी रसोई यहाँ पर रहेगी तब तक तो सासू माँ मुझसे भी ये हरी भरी सब्जियां ही बनवाती रहेगी, और इस भरी ठंड में तो मैं जितना इन सब्जियों को तोड़ती जाती हूँ उतना ये बढ़ती जाती। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हरी भरी सब्जियां सूखी जाए। अगर ये सब्जियों का गार्डन ही सूख जाएगा तो फिर तो सासू माँ मुझे खाना बनाने के लिए कहीं नहीं पाएगी। सुनो जी, अब इस चादर में काम नहीं चलता। रात भर छोटू सिकुड़ा रहता है। एक बड़ा कंबल ले लो ना, जिसमें हम तीनों आ जाएं। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, बस राशन और दूध के पैसे दे दूं, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें बढ़िया सा कंबल लेकर आऊंगा। और हाँ, छत की मरम्मत भी करानी है। याद है ना, बारिश में जगह जगह से पानी टपक रहा था, तब तो गुजारा चला लिया, लेकिन अब सर्दी है, अगर अब पानी टपका तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ। अगले दिन लखन ने घर के लिए राशन और जरूरी सामान लिया, पर उसके पास अब इतने पैसे नहीं बचे कि वो एक बड़ा कंबल ले सके। तो उसने दुकानदार से कहा, अरे ये तो बहुत महंगा है भैया, मुझे तो कोई सस्ता कंबल दिखा दो, इतना बड़ा ही दे दो कि उसमें 2 लोग आ जाएं। फिर दुकानदार ने लखन को एक छोटा कंबल दे दिया, जिसे लेकर वो अपने घर पहुंचा। पर ये तो बहुत छोटा है, इसमें हम तीनों कैसे आएंगे? अरे आएंगे ना, देखो अभी दिखाता हूँ। छोटू, तू अपनी माँ के साथ लेट तो जरा। छोटू वैसा ही करता है और फिर लखन भी कंबल में लेटने की कोशिश करता है, पर वो उस कंबल में नहीं आ पाता। तभी वो नाटक करते हुए कहता है, अरे ये तो बड़ा ही बेकार कंबल है, इसमें तो लेटते ही मुझे खुजली होने लगी। भाई छोटू, तू ही लेट इसमें है। उस रात झुमरी और छोटू को तो ठंड से कंबल ने बचा लिया, लेकिन लखन पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। फिर अगली सुबह फैक्ट्री में, कुछ तो करना पड़ेगा, कल रात ठंड के मारे बिल्कुल नींद नहीं आई।
तभी लखन को एक उपाय सूझा। उसने घर जाते हुए अपने लिए वैसे ही 2 गत्ते लिए जिससे उसने छोटू के लिए घर बनाया था। उस रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी घर जाते हुए लखन को रास्ते में एक गरीब बुढ़िया दिखाई दी जो बुरी तरह से कांप रही थी। अरे अम्मा, तुम्हारे पास कोई कंबल वंबल नहीं है क्या? नहीं बेटा, तेरे पास कंबल है तो मुझे दे दे, बहुत ठंड लग रही है। नहीं अम्मा, मेरे पास एक ही कंबल है और मेरा बेटा सोता है उसमें। तुम एक काम करो, ये गत्ते रख लो, इससे कुछ हवा तो रुक ही जाएगी। लखन ने वो दोनों गत्ते उस बुढ़िया को दे दिए। उस रात भी झुमरी और छोटू कंबल में सो गए और इधर लखन ठंड में कुड़कुड़ाता रहा। जैसे तैसे उसे नींद आई ही थी कि अचानक उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरने लगी। लखन ने ऊपर देखा। उसे झोपड़ी की छत में हुए बड़े छेद के पार बिजली कड़कती हुई दिखाई दे रही थी। फिर अगले ही पल तेज बारिश शुरू हो गई और पानी झोपड़ी की छत से नीचे गिरने लगा। ये क्या हुआ? अब क्या करे जी? कुछ नहीं, तुम जल्दी कंबल बचाओ, अगर ये भीग गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। छोटू बीमार पड़ जाएगा। एक काम करो, कंबल लेकर वहाँ मंदिर के पास चली जाओ, वहाँ पानी नहीं गिर रहा है। झुमरी ने झोपड़ी के एक कोने में पत्थर पर माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर लगाई हुई थी। वो छोटू को कंबल में लपेटकर वहीं बैठ गई। अगले दिन की भी यही कहानी रही। तो परेशान लखन ने अपने मालिक किशोरी लाल से मदद मांगी, पर किशोरी लाल ने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और फिर, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चलो अब खाना खा लो। छोटू जाओ, तुम भी हाथ मुंह धो लो। तभी बाहर से एक आवाज आई, कोई है? अरे अम्मा, आप आओ आओ। अच्छा, तो तू यहाँ रहता है बेटा? अगर तू बुरा न माने तो मैं आज रात यहीं सो जाऊं, सुबह सुबह चली जाऊंगी। लखन ने बूढ़ी अम्मा को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद जमीन पर लेट गया। थके हारे लखन को जल्दी ही नींद आ गई और झुमरी भी जल्दी ही सो गई। उन दोनों को सोते हुए बूढ़ी अम्मा बहुत ध्यान से देखती रही और फिर मुस्कुरा दी। अगले दिन जब सूरज ने आकाश में दस्तक दी तो लखन की आंख खुली। फिर उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो झुमरी और छोटू के साथ एक बड़े से बेड पर था और तीनों ने एक मोटा और मखमली कंबल ओढ़ रखा था। झुमरी, झुमरी उठो, देखो देखो हम कहाँ आ गए हैं। पर वो अम्मा कहाँ गई? लखन और झुमरी जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा वहां एक बड़ा ही प्यारा मंदिर था, जहां लक्ष्मी जी की तस्वीर की जगह लक्ष्मी माँ की चांदी की मूर्ति रखी हुई थी और बगल में वही 2 गत्ते रखे थे जो लखन ने बूढ़ी अम्मा को दिए थे। ये सब देखकर लखन और झुमरी सब समझ गए और फिर आंखों में खुशी के आंसू लिए वो माता की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गए। गोपाल अपनी माँ शांता, पत्नी दीपा और बेटी रिंकी के साथ एक गांव में रहता था। पहले तो गोपाल के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था, पर माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक जाती है और अब गोपाल के पास खेती के लिए जमीन भी कम हो जाती है। उसका परिवार पहले से ही गरीब था, पर अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। घर की जरूरतों को पूरा करने और माँ के इलाज के लिए गोपाल ने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए थे। गोपाल के पास कुछ खेती की जमीन तो बची है, उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता कि उसका गुजारा चल सके। खेत में होने वाले आधे अनाज को वो अपने और अपने परिवार के लिए रख लेता था और जो बच जाता था उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे वो अपना कर्जा और घर के बाकी खर्चे चलाता था। पर अब तो खेती आधा रह गया था तो उससे होने वाला अनाज भी आधा हो गया। कर्ज के पैसे चुकाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और साथ साथ घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। एक दिन जमींदार गोपाल को अपने पास बुलाता है और कहता है, गोपाल, कर्ज की रकम कब चुकाएगा? मालिक, आपको तो पता है ना मेरी हालत के बारे में। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? मुझे मेरे पैसों से मतलब है, कब देगा ये बता। मालिक, अभी तो नहीं है मेरे पास, पर जैसे ही फसल बिकती है सबसे पहले आपके पैसे देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हो पाते मेरे पास, तो आपको कहाँ से दूं मैं पैसे। ऐसा कहकर गोपाल रोने लगता है। तब जमींदार गुस्से में कहता है, देख गोपाल, मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। अगर 2 महीने में तूने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं तेरा घर और खेत तुझसे छीन लूंगा। पर मालिक, अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम रहेंगे कहाँ? नहीं मालिक, ऐसा मत करिए।
ऐसा कहकर गोपाल जमींदार के पैरों में गिर जाता है। मालिक, आप तो देख ही रहे हैं इस बार बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, फसलें भी खराब हो रही हैं। कौन खरीदेगा खराब फसलों को? अरे भाई, बारिश ज्यादा हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कराई है क्या बारिश? चल अब निकल यहाँ से। अब 2 महीने बाद आऊंगा तेरे घर में, तब तक पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना अपने रहने के लिए कोई और ठिकाना देख लेना। ऐसा कहकर जमींदार गोपाल को धक्का देता है और गोपाल वहाँ से बिना कुछ बोले रोता हुआ निकल जाता है। अपने पिता को आता देख रिंकी चिल्लाते हुए गोपाल के पास जाती है और कहती है, पापा आप आ गए। वो तुरंत आंसू पोंछ लेता है और कहता है, अरे रिंकी बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आज तुम अपनी सहेली के घर खेलने नहीं गई क्या? बस बाबा जा रही हूँ, आपको देखा तो रुक गई थी। बाबा देखो ना मेरे कपड़े कितने खराब हो गए, और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। इस बार सर्दी से बचने के लिए मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। अपनी बेटी की ये बात सुनकर गोपाल डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ रिंकी, बाबा तुम्हारे लिए इस बार सर्दी से बचने के लिए अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। वहाँ खड़ी दीपा गोपाल को देखकर सब समझ जाती है और वो रिंकी से कहती है, अरे रिंकी देखो बाबा भी थक कर आए हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो, कब से तुमको बुला रहे हैं बेटा। हाँ माँ मैं जा रही हूँ, आती हूँ बाबा थोड़ी देर में। ऐसा कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है। रिंकी के जाने के बाद दीपा अपने पति गोपाल से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों परेशान दिख रहे हो? जमींदार के पास से होकर आ रहा हूँ। उसने कहा है अगर 2 महीने में उसका पैसा नहीं दिया तो वो मेरा ये घर और मेरा खेत सब ले लेगा, और सर्दियाँ भी आने वाली हैं, हम कहाँ जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर दीपा गोपाल के कंधों पर प्यार से थपथपाते हुए कहती है, आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है हमारे साथ। आप देखना कोई न कोई तो हल निकल ही आएगा। गोपाल की माँ शांता अंदर पलंग पर लेटे लेटे गोपाल और दीपा की बात सुन लेती है। वो गोपाल को अपने पास बुलाती है, गोपाल, ओ गोपाल, जरा यहाँ तो आ। गोपाल अपनी माँ की आवाज सुनकर अंदर जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ? यहाँ आ बेटा, मेरे पास बैठ। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा तो समय आ गया है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देख बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बात सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू जो मेरी दवाइयों पर इतना पैसा खर्च करता है ना बेटा, वो अब मत कर। तू अपना कर्ज उतार और अपनी जमीन और घर बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से चला जाएगा तो क्या होगा तुम लोगों का। गोपाल सर झुकाए चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। तब वो कहता, माँ तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे पास 2 महीने का समय है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल अब ज्यादा बात मत कर, तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, और अब सो जा। किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहकर गोपाल भी सोने चला जाता है। कुछ समय बाद बरसात इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही थी, तो गोपाल की आधी फसल भी खराब हो गई थी। बरसात के बाद सर्दियां भी शुरू होने लगी थी और गोपाल के 2 महीने भी लगभग खत्म होने वाले थे, और वो ना तो पैसों का इंतजाम कर पाया था और ना ही ढंग से अपनी माँ का इलाज। शांता की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसे देखकर गोपाल की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। उसने गांव के लोगों से कुछ पैसे मांगने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। गोपाल और उसके परिवार के पास सर्दी से बचने का कोई साधन भी नहीं था। पैसे न होने की वजह से वो अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी नहीं खरीद पा रहा था। अपनी माँ को फटे पुराने कंबल में ठंड से कांपते हुए देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, दीपा, अब कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊं? ऊपर से ये सर्दियां, कैसे बच पाएंगे हम ठंड से? माँ की हालत तो वैसे ही खराब हो रही है। दीपा चुपचाप अपने पति की बातें सुन रही थी। उसको पता था कुछ नहीं हो सकता, वो अब अपना घर और जमीन खो देंगे। लाचार खड़ी दीपा कभी अपने पति को देखती तो कभी अपनी बेटी रिंकी को। गोपाल भी चुपचाप बैठकर यही सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा जब उसके पास घर और खेती नहीं बचेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गोपाल के घर जमींदार पहुंच जाता है। जमींदार को वहां देखकर गोपाल को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसके और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे गोपाल, हो गया पैसे का इंतजाम? नहीं मालिक। तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ अब? गोपाल हाथ जोड़कर जमींदार के पास बैठ जाता है और कहता है,
मालिक, कुछ दिन का समय और मिल जाता तो अच्छा रहता। इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ तो रहम करो हम पर। जमींदार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमको अब और समय नहीं मिलेगा। मैंने बोला था ना, अब तो मेरे सामने रोने का नाटक मत कर। ऐसा कहकर जमींदार अपने आदमियों को इशारा करके उसका सामान घर से बाहर फेंकने को कहता है और जमींदार के आदमी गोपाल के घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। गोपाल की बेटी रिंकी ये सब देखकर डर जाती है और अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर गोपाल कहता है, मालिक, थोड़ी दया करो मालिक, मुझ गरीब पर दया करो मालिक। मैं अपनी बीमार माँ और छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा मैं इतनी ठंड में मालिक? मेरी माँ मर जाएगी मालिक ठंड से। मेरी माँ मर जाएगी मालिक, मेरी माँ ठंड से मर जाएगी। तरस करो हम पर मालिक। पर जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। गोपाल और उसकी पत्नी रोते रोते अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं और उसकी बेटी रिंकी दादी के पास बैठकर अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने माँ और बाबा को रोता हुआ देखती है। गोपाल अपनी माँ, पत्नी और बेटी के साथ घर के बाहर सड़क पर ही बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे। जो थे वो भी इस हालत में नहीं थे कि उनसे ठंड से बचा जा सके। गोपाल की माँ की तबीयत खराब होने लगी और वो पूरी तरह ठंड से कांपने लगी। गोपाल अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। उसकी माँ को थोड़ा आराम मिलता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और शांता ज्यादा दिन ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। गोपाल पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वो कुछ भी नहीं कर सका। रिंकी भी ठंड की वजह से बीमार रहने लगी थी। अपनी माँ को गोपाल ने खो दिया था, पर वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। वो लोगों के खेतों में काम करने लगा और उसकी पत्नी दीपा भी लोगों के घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करने लगी। गोपाल ने गांव के बाहर ही अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा कमरा बना लिया था। ठंड से बचने के लिए अब उसके पास एक छत थी और उसकी बेटी रिंकी की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पर गोपाल को अभी भी इस बात का बहुत अफसोस था कि अपनी इस गरीबी और ठंड की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।